अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान इकोनॉमिक न्यूज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट न्यूज़ बजट के हवाले से है। और इसमें हम जो की हाइलाइट्स हैं बजट 2023-24 की, वो हम डिस्कस करेंगे। बजट 2023-24 का जो टोटल आउटले है वो गवर्नमेंट ने 14.46 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टोटल आउटले बनाया है। यानी टोटल जो बजट है वो 14.46 ट्रिलियन रुपीस का है। अच्छा, बजट लास्ट बजट की बात करें 2022 और 23 की, तो उसका टोटल जो आउटले था वो था 9.5 ट्रिलियन रुपीस का। यानी करंट ईयर में जो बजट बना है उसको वो तकरीबन 5 ट्रिलियन रुपीस से इंक्रीज हुआ है। ये उस कंडीशन में, उन हालात में बजट 5 ट्रिलियन रुपीस से इंक्रीज हुआ है जब मुल्क जो है एक इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है। मुल्क के पास डॉलर्स का मसला है, रिजर्व के इश्यूज आ रहे हैं और दूसरी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। उस पोजीशन में जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यानी वजीर ख़जाना की बात करें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, उन्होंने बजट अनाउंस किया 14.46 ट्रिलियन रुपीस का। इसका मतलब है कि जब आपने अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज किए हैं तो उसकी बेसिस पे आप अपने जो रेवेन्यू है वो भी इंक्रीज करेंगे। और रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए आप क्या करेंगे? वही पुराने काम जो आपके पास एक ही काम है बस, वो आप टैक्सेस की भरमार कर देंगे और मजीद आप टैक्स लगा देंगे, जो कि लगाए आपने। तो इस बजट में अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो इसमें प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस से गवर्नमेंट को 15 बिलियन रुपीस की अमाउंट रिसीव होगी। और उसके अलावा गवर्नमेंट की जो नेट रेवेन्यू है, टैक्स और नॉन टैक्स की बात करें तो 6.9 ट्रिलियन रुपीस की। यानी गवर्नमेंट के जो टैक्स रेवेन्यू है इस बजट में कितने 6.9 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस हैं। और अगर हम अभी चंद दिनों की बात करें, एक दो दिन पुरानी बात करें, तो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने यानी एफबीआर ने अनाउंस किया है कि उन्होंने लास्ट जो आपका फिस्कल ईयर गया उसमें 7 ट्रिलियन रुपीस के बजट सॉरी टैक्स कलेक्ट किए हैं। यानी 7 ट्रिलियन रुपीस के टैक्स कलेक्ट किए जा चुके हैं। इस वक्त एफबीआर लग रहा है कि एक रेस लगाई हुई है इन्होंने कि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स लेने हैं। यानी अवाम पे ज्यादा से ज्यादा हमें छुरी चलानी है इस टैक्स की, और उसकी बेसिस पे जो भी अमाउंट आएगी वो अशराफिया पर खर्च की जाएगी। इसलिए कि अवाम के लिए तो कुछ होता नहीं है इस मुल्क के अंदर, कोई पॉलिसी बनती ही नहीं है। इसलिए ये बात इसलिए बोली गई है कि अवाम को कोई बेनिफिट नहीं मिलती है। लेकिन इस बजट में अवाम को क्या मिला? पेट्रोल की प्राइसेस देखें, ठीक है, बेसिक नीड्स की जितनी प्राइसेस देखें आप कहाँ हैं। और हम आगे कुछ न्यूज़ भी डिस्कस करेंगे उसमें, ये सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल टैक्स नॉन टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो 6.9 ट्रिलियन रुपीस के टैक्सेस हैं, 15 बिलियन रुपीस की जो है प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है। बैंक बोरोइंग से 1.9 ट्रिलियन रुपीस आएंगे। नेट एक्सटर्नल रिसिट्स जो हैं वो उसमें से 2.5 ट्रिलियन रुपीस वहाँ से आएगी। बैंक से बैंक बोरोइंग जो है 3.1 ट्रिलियन रुपीस की बोरोइंग होगी, तो यहाँ से बोरो करेंगे ये। फिलहाल तो टोटल इन्होंने बजट बनाया 14.46 ट्रिलियन रुपीस का। अच्छा, ये तो अगर रिसोर्सेस, आगे देखते हैं एक्सपेंडिचर, खर्च क्या होंगे भाई। ये जो बजट है ये अमाउंट जाएगी 7.3 ट्रिलियन रुपीस इंटरेस्ट की पेमेंट में। इसके अलावा डेवलपमेंट स्पेंडिंग में जाएगी 1.09 ट्रिलियन रुपीस। सिविल गवर्नमेंट के लिए 914 बिलियन रुपीस। फिर ग्रांट्स और ट्रांसफर्स के लिए प्रोविंसेस को जो देंगे 1.5 ट्रिलियन रुपीस वहाँ चली जाएगी। ठीक है, डिफेंस के लिए 1.8 ट्रिलियन रुपीस रखे हैं, पेंशन के लिए 714 बिलियन रुपीस, सब्सिडीज के लिए 1.1 ट्रिलियन रुपीस। मेरे ख्याल से इस एक्सपेंडिचर में एक पार्ट जो है वो एजुकेशन का भी दिखाना चाहिए था कि एजुकेशन में आपने इतने खर्च करना है। अलग से एक अकाउंट होना चाहिए जो किसमें नजर आता है कि भाई वो भी एक बड़ा अकाउंट है, जिस तरह डिफेंस है, जिस तरह और दूसरे एक्सपेंडिचर हैं। हमने पेंशन दिखाई है, इसका मतलब है आपकी इतनी माइनर सी अमाउंट होगी एजुकेशन के ऊपर जो आप खर्च करोगे कि वो उसमें नहीं शो कराई आपने फिलहाल। तो यानी हमारी प्रायोरिटीज के अंदर जो है वो एजुकेशन नहीं है। अब आप देखें क्या सेट किया आपने। फिलहाल बजट में क्या अनाउंस किया भाई इन्होंने कि आपने टारगेट रखा है कि 3.5% आपका जो है इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। अल्लाह करे इससे भी ज़्यादा हो, मगर जिस तरह के हालात नज़र आ रहे हैं तो ये भी अचीव कर लें तो बड़ी बात है। फिलहाल 3.5% इन्होंने टारगेट रखा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। इन्फ्लेशन फोरकास्ट किया इन्होंने 21% होगा।
यानी वो भी नीचे नहीं आया अभी। इसको तो सिंगल डिजिट में तो आना चाहिए था, मगर वो इतनी आसानी से आएगा भी नहीं, सही बात है। अभी कितना चल रहा है भाई? सीपीआई की बात करें तो तकरीबन वो तो 35-38% है, एसपीआई उससे भी ऊपर है। तो इन्फ्लेशन तो वो बहुत हाई है। करंट अकाउंट डेफिसिट वो 6 बिलियन रुपीज पर है, जो उन्होंने रखा है कि इतना होगा। और डिफेंस स्पेंडिंग के लिए 1.8 ट्रिलियन रुपीज रखे हैं। पेंशन के लिए 761 बिलियन रुपीज इन्होंने रखे हैं, एलोकेट किए हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट के लिए 950 बिलियन रुपीज रखे हैं। 35% इंक्रीज किए इन्होंने सैलरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट की, जिनका ग्रेड 1 to 16% है। बाकी 30% इंक्रीज किए सैलरी जिनका ग्रेड 17 से 22 ग्रेड है। इसके अलावा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एलोकेशन के लिए इन्होंने 400 बिलियन रुपीज को इंक्रीज करके 450 बिलियन रुपीज कर दिया है। यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में 50 बिलियन रुपीज से इंक्रीज किया है। बस सवाल यही है कि भाई ये जो आप पैसे देते हैं 2-3 हज़ार रुपए से एक फैमिली का क्या गुजर बसर होती होगी। और जिस तरह आप जिल्लत से दे रहे होते हैं उसको, और जिस तरह बांटते हैं, जिस तरह उसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, पहली बात है उसमें कोई ट्रांसपेरेंसी, उसमें कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किस तरह आप दे रहे हैं, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, मुस्तहिक तक पहुंचता भी है नहीं पहुंचता, किस तरह उस जिल्लत के जरिए वो बेचारे के पास वो अमाउंट जाती है, किस तरह वो बेचारा ख्वार होता है इसके लिए भी। तो और बातें भी हैं। फिलहाल 50 बिलियन रुपीज यहाँ पे इंक्रीज हुए हैं। 10 बिलियन आपने सेट किए हैं किसके लिए? 1 लाख लैपटॉप्स आप देंगे स्टूडेंट्स को, ठीक। इसके अलावा कस्टम ड्यूटी आपने की को आपने एग्जेम्प्ट कर दिया है। रॉ मटेरियल जो है, बैटरीज है, सोलर पैनल्स हैं, उसके एसेसरीज जो भी हैं, वो आपने एग्जाम्पशन कर दिया। इसका मतलब है पैनल जो है, सोलर पैनल जो है, उसके प्राइसेस कम होने चाहिए। जिस तरह के इलेक्ट्रिक जो है उसने जुल्म बर्बरियत किया हुआ है, उसने ईद के शायद 2 days जो है इलेक्ट्रिसिटी नहीं गई है, और फिर उसके बाद जो जाना शुरू हुई है दोबारा, वही हाल है। बहुत सारी जगह ऐसी हैं कराची के अंदर ही, कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर 2.5 से 3 घंटे की लोड शेडिंग होती है एक टाइम में, और 3 से 4 मरतबा होती है। यानी 12 घंटे अगर लाइट नहीं दे रहे हैं आप, 12 से 15 घंटे, तो क्या लाइट जा रही है उनके पास, क्या इलेक्ट्रिसिटी जा रही है? कितने डिस्टर्ब हो गए वहाँ के तमाम जो भी मामलात हैं घर के। ठीक है, घर भी है, और फिर वहाँ पे अगर इंडस्ट्री लगी है, शॉप्स हैं, बिजनेस है, बिजनेस एरिया है, सब डिस्टर्ब होगा। फिलहाल ये तो कुछ की हाईलाइट्स हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स कलेक्शन कर लिए कितनी भाई? 7 ट्रिलियन रुपीस लास्ट फिस्कल ईयर जो गुजरा है 30 जून तक के, उसमें इसी बस ये दौड़ में लगे हुए हैं किसी तरह से टैक्स की कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा, और छुरी किस पर चलेगी? मासूम अवाम पर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की बात करें भाई, तो अभी जो लास्ट ईद से पहले की बात करें, लास्ट डे जो था क्लोज हुआ है 41,452 पर। ये 100 इंडेक्स की बात हो रही है, ठीक है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स की बात हो रही है। ये जो स्टॉक मार्केट होती है इतनी सेंसिटिव होती है कि अगर एक आपका वजीर खारजा, सॉरी वजीर खजाना, किसी जर्नलिस्ट को थप्पड़ भी मारता है तो उसका भी इम्पैक्ट आ जाता है। यानी आपको बहुत एहतियात से बात करनी है, इसलिए कि लोग आपको देख रहे होते हैं। स्टॉक मार्केट बहुत सेंसिटिव मार्केट होती है। इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो बहुत ही, उनकी बिलियन रुपीस लगी हुई होती है मार्केट के अंदर। जब वो देखेंगे वजीर खजाना जो है वो उससे नहीं समझ रही हैं चीजें, और बहुत गुस्से में रहता है, और उससे चीजें कंट्रोल नहीं हो पा रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट आपकी इकोनॉमी के ऊपर आता है। या तो आप बात नहीं करें या अपने आप को कंट्रोल रखें। वजीर खजाना और वजीर खारजा, इन दोनों को बहुत देखकर चीजें रखनी चाहिए। फिलहाल एहतियात करनी चाहिए चीजों में, ठीक है। तो स्टॉक मार्केट आपकी 41,452 पर आ गई है। मॉनेटरी पॉलिसी के रेट डिसाइड किए इन्होंने, 22 कर देंगे मेरे ख्याल से। अब नेक्स्ट ईद के बाद अनाउंस कर देंगे, या शायद कर दिया होगा उसमें। अब 21 तो था, 22% हो गया है समझेंगे। तो वो डिस्काउंट रेट जो कि सिंगल डिजिट होता है दुनिया के अंदर, यहाँ पर वो 22% पे चला गया है। 6 to 9% एक रेट होता है, कितना मॉनेटरी पॉलिसी रेट देगी। 22% का मतलब ये हो गया कि आपका जो इन्वेस्टर है वो तो इन्वेस्ट नहीं करेगा इसके ऊपर, इसलिए कि वो फाइनेंसिंग तो बैंक से करेगा। जब बैंक 22% ये रेट होगा तो उसके लिए बोरोविंग तो बहुत कॉस्टली हो जाएगी। वो इस
रेट पर तो बैंक से बोरोविंग या फाइनेंसिंग नहीं करेगा, यानी आपकी एग्रीगेट डिमांड पर इम्पैक्ट आएगा, यानी आपकी सप्लाई पे इम्पैक्ट आएगा, उसका आपकी बिजनेस पर इम्पैक्ट आएगा, आपकी ग्रोथ पर इम्पैक्ट आएगा। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपने मॉनेटरी पॉलिसी यहां तक लेके चले गए और दूसरे मेजरमेंट किए, मगर इन्फ्लेशन नहीं हो रहा है कंट्रोल। तो ये देखनी चाहिए चीजें कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, तो ये आपका मॉनेटरी पॉलिसी रेट है 22%। डॉलर का रेट 286 है और ओपन मार्केट में इससे भी ऊपर चला गया है। रिजर्व आपके सेकंड में 2023 को जो कि 10.2 बिलियन डॉलर्स के थे, अभी की बात करें यानी अभी 1 जुलाई मैंने डेट लिखी है, मगर इससे पहले की बात हो रही है, 2 4 5 दिन पुरानी बात है। तो हमारे पास डॉलर के रेट कितने हैं? 8.86 बिलियन रुपीस के, जिसमें कमर्शियल बैंक्स और आपके सेंट्रल बैंक दोनों के मिलाकर हैं ये। ठीक है, कमर्शियल बैंक में ज्यादा जो डॉलर्स होते हैं वो तो पब्लिक के होते हैं ना, मगर इनकेस उसको प्लस कर लें तो आपके पास टोटल 8.86 बिलियन डॉलर्स हैं। और मेरे ख्याल से सितंबर तक आपको पेमेंट करनी है 11 बिलियन डॉलर्स की। देखें किस तरह आएंगी। क्रूड ऑयल की बात करें जो कि सेकंड में तक ब्रेंट 79.12 पर बैरल था, वो 72 हो गया, यानी 79 से 72 पर आ गया ब्रेंट। और WTI की बात करें तो 75 से 67 पर आ गई, यानी डॉलर के रेट इंटरनेशनल मार्केट में कम हुए हैं। सॉरी, ऑयल के रेट, जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनल मार्केट में उसके रेट हुए हैं कम। ठीक है, मगर आपको पेट्रोल की प्राइसेस यहाँ पर देखें क्या है। अभी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे क्या हुआ है पेट्रोल के साथ, इन्होंने क्या किया आगे। अच्छा, गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया भाई, वो एक स्टोरेज बना रहे हैं, स्टोरेज पॉलिसी बना रहे हैं, बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी 2023। क्या करेंगे इसके अंदर? इसमें वो दुनिया को अलाउ कर देंगे भाई, कोई भी मुल्क चाहे तो यहाँ पर स्टोरेज फैसिलिटीज को हम देंगे और यहाँ पे ऑयल को स्टोर करें। उससे ये होगा कि ऑयल की शॉर्टेज नहीं होगी, ऑयल की सप्लाई ज़्यादा होगी, प्राइसेस कम हो जाएंगे। तो एक इस तरह की कोई पॉलिसी बनाई है। इस तरह इन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए भी एक पॉलिसी बनाई है कि इन्वेस्टर्स आएँ और वहाँ पर इन्वेस्ट करें। यहाँ पर देखिए, इन्वेस्टर और ये तमाम लोग मुल्क में जब आएंगे, जब मुल्क में स्टेबिलिटी होगी, यानी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। जब तक मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आने वाली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जब मुल्क में जब ये चीजें नहीं देखेगा, वो देखेगा मुल्क डिस्टर्ब है, आए दिन मुल्क के अंदर हालात बिगड़ रहे हैं, ठीक है, इलेक्शन नहीं हो रहे, कोई एक सियासी जमात नहीं आ रही है, तो फिर कैसे चलेगा मामला। तो इन तमाम चीजों को देखना चाहिए। ठीक है, तो कम हुए रेट भाई, ब्रांड की बात करें, WTI की बात करें, इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हुई हैं इसकी। अब देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट आने वाले दिनों में क्या होता है और क्या होता नहीं, अभी हम आगे डिस्कस करने आ रहे हैं कि इन्होंने क्या कर लिया है। ये आगे आपके पास लास्ट न्यूज है IMF से रिलेटेड। अच्छा, IMF की बात करें तो अभी जो हमारे सामने एक न्यूज आई है कि भाई IMF से एग्रीमेंट हो गया है और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया है। अब बोर्ड मीटिंग के बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि IMF से जब हम कोई बात करते हैं तो उसमें पहले टेक्निकल टॉक होती है, उसके बाद MEFP की बात होती है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज अनाउंस करता है कि भाई आपने ये काम करना है या इन इन जगह पर काम करना है, वो कहलाती है MEFP। ठीक है, टेक्निकल टॉक, फिर MEFP। उसके बाद होती है आपकी क्या कहते हैं, जो मैंने अभी बताया आपको, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। बताएं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। ठीक है, तो ये होता है। देन उसके बाद बोर्ड की मीटिंग होती है। तो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो कि रुका हुआ था, कुछ कंडीशन लगाई हुई थी IMF ने कि आपने इसके ऊपर काम करना है। उसने वॉच किया कि भाई हाँ, कुछ चीजें इन्होंने की हैं। वो अब वो सियासी कोई असर रसूख दिखाया है या कोई पीछे बैकग्राउंड में कोई बात हुई है या फिर ठीक है इन्होंने कोई कंडीशन पूरी की होंगी। तो ठीक है, उसने अनाउंस किया मैं आपको $3 बिलियन दे रहा हूँ, बट वो एकदम नहीं मिलेंगे और IMF देता भी नहीं एक साथ। वो उसकी इंस्टॉलमेंट बेसिस पे आपको पेमेंट करेगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा, फिर देखेगा कि भाई आपकी जो कंडीशन बताई गई थी उसको आपने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है, फिर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट देगा, फिर मजीद कंडीशन रखेगा। तो जब तक कि उसकी पूरी अमाउंट नहीं आती, वो मजीद कंडीशन उसको इंक्रीज करके और अपनी कंडीशन को पूरा करवाएगा वो। ठीक है, तो अभी उसने जो $3 बिलियन आपको दिए हैं, उसने पहले आपको बजट को देखा है
तो उसके बाद फिर उसने कंडीशन रखे, 5 बड़ी कंडीशन के। सबसे पहले तो ये कि आप मजीद 415 बिलियन रुपीस के टैक्सेस लगाएं मजीद। हाँ ठीक है सर, लगा देंगे। 415 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगे। उसमें क्या क्या किए भाई आपने? सबसे पहले काम ये करना है कि लेवी इंक्रीज करनी है पेट्रोल के ऊपर, जो कि 50 थी 55 कर दी, यानी 5 रुपए से लेवी इंक्रीज हो गई पेट्रोल पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद सेकंड काम क्या करना है आपको? सेकंड काम ये करना है कि वो जो 2 लाख रुपीज यानी 2 लाख रुपए जो कमा रहे हैं इनकम पर मंथ, जिनकी इनकम है या उससे ऊपर है, उसको 2.5% टैक्स देना है। अब टैक्स के रेट भी बढ़ा दिए। तीसरा काम क्या करना है? वो जो बच्चों का दूध होता है ना, उनको भी नहीं छोड़ा। 500 यानी 500 रुपए से या उससे ऊपर की अमाउंट का जो भी बच्चों का दूध है, उस पर आप टैक्स पे करेंगे 6%। पहले कितना था? 5%, यानी 1% से सेल्स टैक्स उस पर भी इंक्रीज कर दिया। अच्छा, मैं नंबर 4 पे क्या किया है? नॉन फाइलर्स जो हैं उनके ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया। अगर वो 50% या उससे ज्यादा अमाउंट निकालते हैं, 50% से ज्यादा अमाउंट निकालते हैं, तो फिर 0.6% टैक्स पे करना होगा। नंबर 5 क्या है? ये 5 बड़ी शराइत रखी है, ठीक है, कि 2% टैक्स आपने प्रॉपर्टी पर लेना है। सेल्स टैक्स जो होता है ना, सेल्स एंड परचेज जो होती है प्रॉपर्टी की, उसके ऊपर 2% टैक्स होगा, पहले 1% था। इसके अलावा वही पुरानी बात कि आपने डॉलर्स को नहीं छेड़ना है, डॉलर को, करेंसी को कंट्रोल नहीं करेंगे आप। आप करेंसी को मार्केट पे छोड़ दें, जो रेट होगा मार्केट डिसाइड करेगी, डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेगी, ठीक है। तो ये वजह है कि आपका जो इंटर बैंक का रेट है वो अलग है और ओपन मार्केट अलग है, बड़ा गैप आ रहा है उसके अंदर। तो ये तमाम इन्होंने कंडीशन अप्लाई करवा दी है कि भाई आप ये करेंगे तो आपको हम $3 बिलियन जो है पे कर देंगे। अब मसला ये है कि इसका इम्पैक्ट एक आम आदमी पे क्या आएगा? एक आम आदमी पे ये जो 3 बिलियन रुपीस आ रहे हैं, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? आपने तो वो टैक्सेस लगा दिया आम आदमी के ऊपर। अब वो बेचारा दूध बच्चे खरीदेगा तो ज्यादा पैसे देगा, 50,000 से ज्यादा अमाउंट निकलवाएगा तो भी टैक्स पे करेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, पेट्रोल भरवाएगा बेचारा 1 लीटर भी, तो भी टैक्स पे करेगा। तो ये तो आपने आईएमएफ से पैसे लेने के बाद मुल्क में बेहतरी आने के बजाय आम आदमी पर, यानी माइक्रो लेवल पे तो उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा है ना। यानी आम आदमी की बात करें, उस पर क्या इम्पैक्ट आएगा? तो फिर अगर बोला जाए कि भाई आपकी जो पॉलिसीज होती हैं वो एक आम आदमी के लिए नहीं होती, अशराफिया के लिए होती हैं। इनके साथ बोले फला फला जगह हमने गाड़ियों पे या किसी और बड़ी उस पर हमने टैक्सेस कम कर दिए, तो वो तो आम आदमी की पहुंच ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि जो पॉलिसी बनाई जाती है शुरू से आज तक, वो आम आदमी के लिए पॉलिसी नहीं बनती, वो तो अशराफिया के लिए आप बनाते हैं। आप जो चेयरमैन सेनेट हैं उनको आप नवाजते हैं, यानी कितना नवाजा आपने, ठीक है। इन्हीं खर्चों पर जो लोग हज पे चले जाते हैं और खुद नहीं जा रहे हैं वो, अगर गवर्नमेंट के किसी ओहदे पर हैं तो खुद नहीं जा रहे हैं, पूरा खानदान लेके जा रहे हैं। और किस तरह वहां पे रहते हैं, वहां पे शाहाना शान इस तरीके से हज कर रहे हैं आप। अल्लाह जानते हैं इनके हज कैसे कबूल हो रहे हैं। तो इतना कुछ करने के बावजूद भी एक आम आदमी पर उसका कोई असर नहीं है, तो क्या फायदा होगा इन तमाम चीजों का? बेचारा सोच रहा होता है कि, इसलिए कि आम आदमी को आपकी इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स से और इन तमाम चीज़ों से कोई गर्ज नहीं है। उसको बस ये पता है कि जब मैं बच्चे का दूध लेने जाऊंगा तो मुझे वो महंगा मिलेगा, पेट्रोल भरवाने जाऊंगा तो महंगा मिलेगा, और दूसरी प्रोडक्ट परचेज करूंगा तो वो महंगी मिलेगी। वो तो बेचारा जब भी परेशान था, आज ही परेशान है। अब आप उससे बोले नहीं भाई, जो पेमेंट्स आएगी इससे आपके रिजर्व इंक्रीज होंगे, और जो पेमेंट्स जो आपको करनी है उस पर जो प्रेशर था वो आपका रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपकी इंपोर्ट्स के ऊपर प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो इंपोर्ट थोड़ी सी हमने रोकी हुई थी, इंपोर्ट थोड़ी सी आपकी और खुल जाएगी। इसलिए कि आपकी एक्सपोर्ट भी कुछ ऐसी एक्सपोर्ट्स है जो इंपोर्ट्स पर बेस करती हैं। जब इंपोर्ट्स होंगी तो रॉ मटेरियल आप इंपोर्ट करोगे, फिर आप एक्सपोर्ट करोगे, तो उसको चीज़ें नहीं पता। वो बोल रहे भाई मुझे रोटी कपड़ा मकान, बुनियादी चीजें, मेरी बुनियादी जरूरत जरूरियात जो थी, उसके लिए मैं कल भी परेशान था, आज भी परेशान हूं। तो फिर सवाल ये है कि भाई फिर हम अपनी इन चीजों को कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से बढ़ाएं? अभी रशिया की हम बात करते हैं कि भाई रशिया जो है उसने फिर वहां से ऑयल आ रहा है और मजीद एक और शिपमेंट आई है। जो सप्लाई तो आ रही है रशिया से, लिए आपने कहीं से भी सप्लाई ले रहे हैं ऑयल, सप्लाई तो बढ़ रही है, तो उसकी आप ऑयल के प्राइसेस तो कम करें। एक गरीब आदमी को जो भी उसकी बुनियादी जरूरियात हैं, ठीक है, आप उसकी प्राइसेस कम करें ताकि बेचारा वो मुश्किल से तो निकले। लगाएं आप
इन चीज़ों पे टैक्स लगाएं, प्रॉपर्टी पे लगाते हैं जैसे कि आपने लगा दिया, गाड़ियों पे लगाते हैं, और महंगी जो भी अशियां हैं उस पर टैक्स लगाते हैं। बेचारा गरीब आदमी तो नहीं खरीदता, उनसे आप लें। यानी वही बात कि भाई जो अमीर है उनके उनके उनकी दौलत में गरीबों का हिस्सा है, तो आप उनसे टैक्स लें ज्यादा, जो ज्यादा कमा रहे हैं ज्यादा टैक्स दे वो। मगर आपने टैक्स ऐसा रखा है कि भाई वो गरीब आदमी अगर वो चीज खरीदता है तो वो भी टैक्स पे करेगा, और एक अमीर आदमी खरीद रहा है वो चीज तो वो भी उतना टैक्स पे करेगा। ऐसे थोड़ी होता है। तो इन तमाम चीज यानी रीस्ट्रक्चरिंग जो हम पहले भी हमने वीडियोस में डिस्कस किया है, रीस्ट्रक्चरिंग की जरूरत है। पूरी इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चरिंग करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा A to Z तमाम चीजों को। बैठे वो तमाम इकोनॉमिस्ट को बिठाएं, ठीक है, और तमाम जो भी एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास जो जानता है वो बैठे और साथ बैठकर मुल्क के लिए सोचे। और ये करना पड़ेगा वरना कोई फायदा नहीं है। ये लोन ले लिया उसके बाद थोड़ा बहुत मामला था सेट हो जाएंगे, फिर दोबारा वहीं पे खड़े होंगे आप। इससे पहले नहीं हुआ ऐसा क्या? चलता रहेगा ऐसा। तो ये खत्म करनी चाहिए, हमें अपनी एक्सपोर्ट्स पे काम करनी चाहिए ताकि हमारी मेन चीज जो है ना अपने, यानी अभी हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि मुल्क डिफॉल्ट होने वाला है, तो हमें पाकिस्तानी करेंसी का मसला थोड़ी हो तो हम पेपर लगाएंगे और प्रिंट कर लेंगे। पेमेंट्स का मसला था, इंपोर्ट्स की पेमेंट नहीं हो पा रही है, जो आपने लोन लिए हुए बोरोइंग है उसकी पेमेंट नहीं कर पा रहे आप, इसका मतलब है डॉलर्स का मसला है। डॉलर्स कहाँ से आएंगे? दो तीन जरिए हैं, सबसे बड़ा जरिया एक्सपोर्ट है। अब एक्सपोर्ट बढ़ाइए, सबसे बड़ा जरिया बेस्ट है। क्या क्या करें? एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करें। सेकंड पॉइंट, आप रेमिटेंस बढ़ाइए, ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क के अंदर भेजें। वो जब भेजेंगे जब आप पे ट्रस्ट होगा उनको। भेजी है उन्होंने मगर अब नहीं भेज रहे फिलहाल, तो वो आपको ओवरसीज पाकिस्तानी देंगे, वहां से डॉलर्स आएंगे। दूसरा बड़ा जरिया है। तीसरा है आप मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लेकर आ जाए, ठीक है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो तो इन्वेस्टर्स आएंगे, FDI आएगी, FPI आएगी, फॉरेन यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट आएगी, मुल्क में पैसा आएगा। तो यहां से एक तीसरा बड़ा सोर्स है। फोर्थ नंबर पे फिर यही आप मांगे तांगे और क्या करें, IMF से ले लें, फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान से ले लें। इसी में खुश हो रहे हैं कि IMF ने $3 बिलियन दे दिए, मगर उसके पीछे कितनी कंडीशन लगी है, मुल्क की इकोनॉमी का क्या हुआ, गरीब आदमी का क्या हुआ? उसके लिए पॉलिसी बनी नहीं है, कभी भी नहीं बनी है, आज तक नहीं बनाई पॉलिसी। फिर इस बात पे खुश होगा आप चाइना दे देगा, आप रशिया वो सऊदी दे देगा, कतर दे देगा, भाई तो कब तक चलेंगे लेना देना, कब तक चलेगा? खत्म करें इन चीजों को। मेन बड़ी सोर्स है आप एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं, इन्वेस्टमेंट मुल्क में आए, रेमिटेंस मुल्क में आए, ये आपका पैसा है, ये सब चीजें इससे बढ़ाएं अपनी आप डॉलर्स को और अपने रिजर्व्स को। मुल्क में बेहतरी आएगी, क्यों नहीं आएगी? ठीक है, तो ये कुछ न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की। बाकी इसके अलावा कोई अपडेट्स आएंगे तो आपके साथ शेयर करेंगे। ठीक है, होप यू लाइक दिस वीडियो। वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।